हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों यूपीपीसीएस और आरओ एग्ज़ाम के लिए टॉप 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ में स्वागत है आप सभी का। ये है हमारी उस सीरीज़ का तीसरा वीडियो। इससे पहले हमने जनजातियों से रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज़, ज्वालामुखी से रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज़ कवर कर लिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर भारत की नदियों के सभी नदी तंत्र को, ठीक है, जिसके तहत हम सिंधु नदी तंत्र को देखेंगे, गंगा नदी तंत्र को देखेंगे, ब्रह्मपुत्र को देखेंगे, यमुना को देखेंगे। उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं, इन सभी की जितनी सहायक नदियां हैं, उन सभी के नदी तंत्र को देखेंगे। आपके आने वाले के एग्जाम में यहाँ से 2-3 सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप एंड तक ज़रूर देखें। हम पहले सिंधु नदी तंत्र से इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको मैप पर भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्या है, सिंधु नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कैलाश पर्वत श्रेणी, ये आपको पता है ये ट्रांस हिमालय में पड़ती है, तिब्बत में पड़ती है वर्तमान में, ठीक है। कैलाश पर्वत श्रेणी में एक हिमनद पड़ता है बोखुरचू नाम का एक हिमनद है कैलाश पर्वत श्रेणी में, वहाँ से सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी कुल लंबाई जो है वो 1114 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। यह भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा 4 नदियों में ऑप्शन देकर के कि भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है। यहाँ पे आपको चेनाब, झेलम, रावी वगैरह से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि वो सब आकर के इसी में मिल जाती हैं, तो सबसे पश्चिमी नदी यही बचती है लास्ट में, ठीक है। तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं, तिब्बत में सिंधु को जो है वो सिंगी, खम्बान या सेरमुख के नाम से जानते हैं। अब इनकी हम सहायक नदियाँ बहुत पूछी जाती हैं, और सहायक नदी की बात करें तो दाएं तट की सहायक नदियाँ और बाएं तट की सहायक नदियाँ अलग अलग आपको याद रखना, ठीक है। बायां नदी और दायां नदी में क्या होता है आपको याद रखना। बायां दायां कैसे पहचानते हैं नदी में, मान लो कोई नदी जैसे ये प्रवाहित हो रही, ठीक है। नदी के प्रवाह की जो दिशा है, जिधर को नदी जा रही हो, जैसे सिंधु जाकर के अरब सागर में गिरती है, तो सिंधु की जो प्रवाह की दिशा है वो ये वाली है, ठीक है। अब जिस प्रवाह में वो नदी जा रही है उस प्रवाह में आप उधर मुंह करके खड़े हो जाइए, ठीक है। तो आप मान लो इधर को मुंह करके खड़े हैं, तो आपके दाएं हिस्से में ये नदी ही भाग पड़ेगा और बाएं में ये वाला पड़ेगा, तो इधर का हिस्सा बायां तट हो जाएगा, इधर का हिस्सा दायां तट हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे याद रखना, ठीक है। तो अब ये मैंने थोड़ा सा समझाया। उसके बाद अब दाएं तट की सिंधु की सहायक नदियाँ क्या हैं, गिलगित हैं, श्योक हैं और काबुल हैं, ये आपको याद रखना। गिलगित नदी, श्योक नदी और काबुल नदी सिंधु की सहायक हैं और दाएं तट की हैं। बाएं तट की सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, पंचनद में क्या आती हैं, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम और जास्कर, ठीक है। तो 5 नदियाँ ये पंचनद वाली और छठी नदी जास्कर, ये सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियाँ। पंचनद में कौन सी आती है ये भी आपको याद रखना, आपसे एग्जाम में एक अलग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सतलुज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम। फिर है यह कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कराची जो पाकिस्तान का है वह सिंधु के किस साइड में बसा हुआ है। तो कराची के अगर पूर्व में बहती है सिंधु, तो कराची जो शहर है वह सिंधु के पश्चिम में बसा हुआ है, ये आपको याद रखना। अब हम सिंधु नदी को थोड़ा सा मैप पे देखते हैं। तो ये आप मैप पे देख रहे हैं सिंधु नदी को, ठीक है। ये कैलाश मानसरोवर झील है, यहाँ पे यहीं से सिंधु जो है ये कैलाश पर्वत श्रेणी है, यहीं पे गोखुरचू है जहाँ से ये सिंधु निकलती है, और ये ऐसे जाते हुए ये बनाती हुए यहाँ पे आते हुए ये सिंधु यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो ये एक सिंधु नदी हो गई, आप इसका देख सकते हैं, ठीक है। अब ये इसके बाएं तट की ये सारी नदियाँ हमने अभी देखा था, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ठीक है। श्योक, गिलगित, ये सब जो है वो दाएँ तट की नदियाँ, ये सब ऐसे निकली, ये सिंधु का तंत्र है, आप मैप पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये मैप आप अगर पूरा देखें तो आप देख पा रहे हैं सतलज जो नदी है ये सब जाकर के लास्ट में सिंधु में मिलती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। सतलज में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, ठीक है। जैसे चेनाब नदी जो है वो जाकर के सिंधु में मिलती है, और चेनाब में झेलम और रावी आकर के मिलती हैं, आप मैप पे देख पा रहे हैं। आपसे क्वेश्चन ये सब स्वतंत्र क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये भी पूछा जा सकता है कि चेनाब में कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो झेलम है और रावी है ये अलग से सिंधु में नहीं मिलती। झेलम और रावी जाकर के सबसे पहले चिनाब में मिलती है और चिनाब फिर जाकर के सिंधु में मिलती है। और सतलज नदी जो है, सतलज नदी जाकर के सिंधु में मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी याद रखना कि व्यास यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे व्यास नदी बहती है, ये मैं बता देता हूँ। और व्यास नदी आकर के पहले सतलज में मिलती है और फिर सतलज जाकर के सिंधु में मिलती है। तो ओवरऑल सिंधु में चेनाब और सतलज नदियाँ मिलती हैं, सतलज में व्यास मिलती है, झेलम और रावी चेनाब में मिलती हैं, ये आपको याद रखना है। यही सब आपको मैप पे समझना होता है, मैंने मैप पे दिखा दिया है, ठीक है। चलिए अब हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में कुछ और पढ़ते हैं, जैसे इसकी जो अन्य नदियाँ थी उनके बारे में स्वतंत्र क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले झेलम नदी को देखते हैं। झेलम नदी के तटीय शहर कौन सा है, श्रीनगर। तो ये पूछा जाता है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। फिर झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से है, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से क्या निकलती है, झेलम नदी। झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है, किशन गंगा, ये आप याद रखना। किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी है, और झेलम नदी चिनाब नदी से जाकर के संगम होता है, चिनाब नदी से मिल जाती है। ये हमने अभी आपको दिखाया भी था कि चिनाब में कौन सी 2 नदियाँ आकर के मिलती हैं, एक झेलम और दूसरी रावी। अब यहाँ पे हम चिनाब के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चेनाब का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा के मिलन से होता है, ठीक है।
मतलब चंद्रभागा नदी जो बनती है वहाँ से चेनाब का उद्गम होता है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी यही चेनाब नदी है, ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन बने या आपके एग्जाम में, अब तो स्टेटमेंट बनने लगे हैं यूपी पीसीएस में, आरओ में, तो स्टेटमेंट ये बनेगा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है, तो ये एकदम सही बात है। सिंधु का एक चंद्रभागा, चेनाब का एक अन्य नाम क्या है, तो वो है चंद्रभागा। ठीक है, चंद्रभागा चेनाब का अन्य नाम है, क्योंकि चेनाब या चंद्रभागा जो है वो चंद्र और भागा के दो अलग अलग नदियों के मिलने से बनती है। और ये कहाँ पे बन जाती है, हिमाचल में बनती है। और भारत में चेनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। यानी कि चेनाब नदी जो है वो भारत में सिंधु से भी लंबी है। ठीक है, तो ये हमने चेनाब और झेलम को देखा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं रावी, ब्यास और सतलज नदियों को। ठीक है, तो सबसे पहले रावी नदी को देखते हैं। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी। ठीक है, सॉरी उद्गम नहीं, उद्गम स्थल इसका रोहतांग दर्रे के पश्चिम से, यानी कि जो रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से निकलती है क्या, रावी नदी। ठीक है, और रावी नदी भी चेनाब में मिल जाती है। चेनाब में रावी और झेलम नदियाँ मिलती हैं, हमने अभी देखा था। और ये हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती है, ये आपको याद रखना। ये सब ऐसे फैक्ट में लेकर के आए हूँ, आप देख पा रहे हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में एज इट इज स्टेटमेंट बना के रख दिया जाएगा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है फिर ब्यास नदी। व्यास नदी की अगर बात करें तो ये रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से बहती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्यास नदी व्यास कुंड से बहती है, व्यास कुंड कहाँ है, रोहतांग दर्रे में। ठीक है, कुल्लू घाटी से भी ये बहती है, कुल्लू मनाली ये सब जो एरिया है वो व्यास नदी वाला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हरिके के पास सतलुज से इसका संगम हो जाता है। हमने ऊपर क्या बताया था कि सिंधु में जाकर के दो नदियाँ मिलती हैं, कौन सी, चेनाब और सतलुज। चेनाब में झेलम और रावी आकर के मिलती हैं और सतलुज में व्यास मिलती है, वही बात इसमें लिखा हुआ है। अब हम सतलुज नदी को अगर देखें तो तिब्बत में नाम इसका लॉन्गचेंग खंबाग है। ठीक है, लॉन्गचेंग खंबाग के नाम से ये तिब्बत में जानी जाती है, क्योंकि सतलुज नदी जो है वो ट्रांसपार नदी है। ठीक है, यानी कि ये तिब्बत से इसका उद्गम होता है, सिंधु के पास से ही, लेकिन बाद में आकर के सिंधु में ही मिलती है। इसका उद्गम कहाँ है, मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से। मानसरोवर झील जहाँ से सिंधु निकलती है वहीं पे एक राक्षस ताल है, वहाँ से ये निकलती है। कौन सी नदी आपकी, ये निकलती है सतलुज नदी। ठीक है, फिर है सिपकीला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रा आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो सिपकीला दर्रा जो आपका हिमाचल प्रदेश में है वहीं से भारत में प्रवेश करती है, और ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सतलुज नदी एक पूर्ववर्ती नदी है, स्टेटमेंट दे देंगे तो ये सही है, लेकिन अगर दे दें कि सतलुज नदी एक परवर्ती नदी का उदाहरण है तो ये गलत हो जाएगा। और तिब्बत में इसका नाम हमने देख लिया, लॉन्गचेंग खौब है। तो ये हमने कंप्लीट रावी, ब्यास, सतलज के बारे में देख लिया। ठीक है, झेलम, चेनाब के बारे में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट बनेगा, वो सब देख लिया। सिंधु के बारे में देख लिया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट सिंधु नदी तंत्र यहाँ से कंप्लीट होता है, इसका हमने मैप भी देख लिया। अब अगला हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र को। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र के बारे में, गंगा से रिलेटेड सभी नदियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो गंगावर्ती जो है वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। जैसे सिंधु जो थी वो भी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण थी, इसी तरह गंगा भी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ठीक है, भारत के सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण गंगा करती है। क्वेश्चन बनेगा या स्टेटमेंट बनेगा आपके एग्जाम में, गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। जी हाँ, एकदम सही स्टेटमेंट है। फिर इसका उद्गम स्थल, ये उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ये आपको याद रखना है। दरअसल गंगा नदी, अभी हम जो पंच प्रयाग पढ़ेंगे उसमें आपको मैं कंप्लीट दिखाऊंगा कि गंगा कैसे बनती है। गंगा मेनली अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनती है। तो जो भागीरथी नदी है वो गंगोत्री हिमनद के पास एक सतोपत नाम का ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। प्रारंभ में नाम इसका भागीरथी है, इसीलिए नाम भागीरथी, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं जब हरिद्वार में, वहाँ से गंगा जो है वो गंगा बनती है। फिर है देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलन के बाद गंगा कहलाती है। हाँ, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, सॉरी मैंने बोल दिया कि हरिद्वार में बनती है, तो ये हरिद्वार में नहीं बल्कि ये बनती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है। हरिद्वार में गंगा मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। फिर कुल लंबाई गंगा की कितनी है, गंगा की कुल लंबाई 2525 मीटर है, सॉरी किलोमीटर होना चाहिए, यहाँ पे मीटर गलत लिखा है, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब अगर गंगा की हम बाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो गंगा में जो बाएं तट की सहायक नदी वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये जो आपकी नदियाँ लिखी हुई हैं ये आपको याद रखना। गंगा में जो है सहायक नदियों में मिलने का जो क्रम है, जैसे गंगा जो है वो इधर को बहती है। ठीक है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। सिंधु जैसे पूर्व से पश्चिम थी, गंगा पश्चिम से पूर्व है। तो ये जितनी भी नदियां हैं इनका क्रम भी यही है। सबसे पहले महानदी आके गिरेगी, सॉरी रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानदी। तो यही इनका क्रम है। ठीक है, तो ये चूँकि बाएँ तट की नदियाँ हैं तो बाएं तट गंगा में इधर से पड़ेगा, तो ये सब इधर की नदियाँ। अब हम दाएं तट की अगर नदियों की बात करें तो दाएं तट में सिर्फ दो नदियाँ मिलती हैं, यमुना और सोन। इसके अलावा जो चंबल वगैरह नदियाँ भी आके मिलती हैं, तो आपको याद रखना चंबल वगैरह नदियाँ डायरेक्ट नहीं मिलती, ये सब आकर के यमुना में मिल जाती हैं और फिर यमुना आकर के गंगा में मिलती है। ठीक है, तो यमुना और सोन, सबसे पहले यमुना इधर से मिलेगी, फिर सोन नदी मिलेगी, और इसके बाद गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा का अन्य नाम क्या है, पद्मा है और मेघना है, ये आपको याद रखना है। अब गंगा जो है वो पद्मा और मेघना कैसे बन जाती है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पश्चिम बंगाल में जब गंगा पहुंचती है तो पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है फरक्का।
तो फरक्का से गंगा दो भागों में, ये मान लीजिए पश्चिम बंगाल है, यहाँ से गंगा दो भागों में विभाजित होगी, एक तो इधर जाएगी एक तो इधर जाएगी। तो जो इधर वाली शाखा है गंगा की वो बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में जैसे ही गंगा घुसती है तो वहाँ पे घुसते ही, ठीक है, वो पद्मा के नाम से जानी जाती है, यानी बांग्लादेश में गंगा जो है पद्मा नाम से जानी जाती है। और इधर से एक नदी और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वो नदी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन से जो नदी बनती वो होती है मेघना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, गंगा जो है बांग्लादेश में जाते ही पद्मा बनती, जब ब्रह्मपुत्र से मिलती तो बन जाती मेघना, और यही मेघना नदी फिर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और यहीं पे जब गिरती है तो वो बहुत बड़ा क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। उसको सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। अब गंगा की जो दूसरी शाखा फरक्का वाली जगह से जो अलग हुई थी वो हुगली बन जाती है, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज पुल इसी हुगली नदी पे है। तो ये हुगली उसकी दूसरी शाखा है। हुगली डायरेक्ट जा करके कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। तो ये मैंने आपको बताया कि पद्मा, मेघना और इसके नाम की अलग अलग क्या कहानियाँ हैं, ठीक है। तो अब चलिए मैप पे थोड़ा हम गंगा नदी को देख लेते हैं। तो मैप पे आप देख पा रहे हैं ये जो है ये आपकी गंगा नदी है, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट गंगा नदी है जो यहाँ तक आती है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ और दिखाता हूँ आपको गंगा नदी, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट मैप है गंगा नदी का। उसके किनारे, उसमें जो जो भी नदियाँ गिर रही हैं वो भी लिखी हुई हैं, उसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं ये भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। देखिए ये सतोपत ग्लेशियर है, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो ये है आपका सतोपत ग्लेशियर। आप ऊपर देखिएगा, सतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सतोपत ग्लेशियर से आपकी निकलती है अलकनंदा नदी, ठीक है। सतोपत ग्लेशियर से आपकी नदी निकलती है अलकनंदा, और यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती भागीरथी। यहाँ पे देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा नदी ये है, और ये है गंगोत्री से आई भागीरथी, यहाँ पे देवप्रयाग में मिल जाती है, ठीक है। केदारनाथ से एक नदी मिलती है मंदाकिनी, वो यहाँ से निकलती है और वो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। अब ये जो अलकनंदा आ रही है उसमें विष्णुप्रयाग पे धौली गंगा मिलेगी तो बनाएगी विष्णुप्रयाग। फिर अलकनंदा में नंदाकिनी मिलेगी तो वो बनाएगी नंदप्रयाग। फिर पिंडारी नदी में मिलेगी वो बनाएगी कर्णप्रयाग, और मंदाकिनी मिलकर बनाएगी रुद्रप्रयाग। तो ये उत्तराखंड के पंचप्रयाग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा नदी बना लेती हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ से चल करके ये गंगा नदी आती हुई यहाँ के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। यहाँ पे फरक्का से दो भागों में बढ़ती, मैंने आपको अभी पढ़ाया था, ठीक है। अब यहाँ से ये प्रवेश करेगी हरिद्वार में। हरिद्वार से ये मैदानी भागों में आएगी। फिर सबसे पहले कन्नौज जो शहर है, ठीक है, कन्नौज में रामगंगा नदी आकर के मिलेगी। यूपी के कन्नौज में रामगंगा नदी मिलती है आपकी गंगा से। आपके यूपी स्पेशल के सवाल में ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। फिर ये प्रयागराज में जाएगी, ठीक है। अब प्रयागराज में, अब मैं पहले ऊपर की ये जितनी बाएं तट की नदियां हैं वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फुलहर लेक से एक नदी निकलती है गोमती, जिसके किनारे लखनऊ बसा हुआ, आप सबको पता है। ये गाजीपुर में आकर के गंगा से मिलती है, ठीक है। फिर काली नदी और करनाली नदी मिलकर के घाघरा बनाती हैं, ये बिहार के छपरा में मिलती हैं। तो आपको याद रखना, घाघरा नदी, जो बीपीएससी वाले एग्जाम देने वाले लोग हैं वो इसको याद रखेंगे कि घाघरा नदी बिहार के छपरा से मिलती है इसमें। फिर गंडक नदी पटना में मिलती है, पटना के हाजीपुर के पास। फिर कोसी नदी मिलती है कटिहार जिला में। कोसी नदी आप सबको पता है, ये बिहार का शौक है। अभी हम आगे चल करके, मतलब इसी क्लास में मैं आपको इन सभी नदियों के बारे में अलग अलग से पढ़ाऊंगा। फिर लास्ट में महानंदी नदी आकर के यहाँ मिल जाती है, बिहार में ही ये मिलती है गंगा से, ठीक है। तो ये हो गई सबकी बाएं तट की नदी। अब अगर हम दाएं तट की नदियों की बात करें तो आप देख पा रहे हैं ये चंबल नदी है। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, जानापाऊ। आप देख पा रहे हैं जानापाऊ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। इन्हीं जानापाऊ की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। ये इटावा के पास जाकर के कहाँ मिलती है? ये यमुना नदी में मिलती है, आपको याद रखना। यमुना नदी इधर से आ रही है, ये देख रहे हैं भागीरथी के पैरेलल ही यहाँ से निकलती है, ठीक है। यमुना नदी ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है, और इटावा के पास इसमें आकर के मिलती है कौन सी? चंबल नदी। यहाँ पे मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जानापाऊ की जो पहाड़ियाँ हमने अभी आपको ऊपर दिखाई, ये जानापाऊ की पहाड़ियाँ जहाँ से चंबल नदी निकलती है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। यहाँ पे एक भारतीय ऋषि का जन्म हुआ था। ये एक भारतीय ऋषि की जन्मस्थली है, वो बहुत ही फेमस ऋषि हैं। आप सबको कमेंट में उन ऋषि जी का नाम लिखना है, ठीक है। ये मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, आप लोग जो आंसर देंगे उसको मैं पिन ट्वीट कर दूंगा, पिन मतलब कमेंट कर दूंगा, ताकि वो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। तो चंबल नदी इटावा में आकर के यमुना से मिलेगी। फिर विंध्याचल पर्वत से एक नदी निकलती बेतवा, ये हमीरपुर में आकर के यमुना से मिलेगी। फिर केन नदी ये बांदा में आकर के यमुना से मिलेगी, और फिर यहाँ से यमुना जाकर के प्रयागराज में मिल जाती है आपकी किससे? गंगा से, ठीक है। तो और इसके अलावा एक नदी यहाँ से निकलती कैमूर की पहाड़ियों से बिहार में, ठीक है, टोंस नदी, ये जाकर के आगे बिहार गंगा में मिलती है। और फिर कर्मनासा नदी भी इधर से जाके पटना के पास मिलती है, ठीक है। सोन नदी भी पटना में जाकर के मिलती है। फिर दामोदर नदी यहाँ से जाकर के किस में मिलती है? हुगली में, आपको याद रखना है, ठीक है। दामोदर नदी डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती, लेकिन गंगा के जो पार्ट होते हैं उसमें हुगली वाली नदी में मिल जाती, फिर बे ऑफ बंगाल में ये गिरती है। तो ये हमने मैप पे कंप्लीट गंगा नदी को देख लिया है। आपको ये सब मैप वगैरह PDF वगैरह अगर कुछ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वो ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं ये सारे मैप भी लगा दूंगा, ठीक है। ये सारी स्लाइड्स मैप वगैरह मैं ऐसे ही डाल दूंगा, ठीक है, PDF के रूप में, या फिर ऐसे ही डाल दूंगा, ताकि आप बार बार मैप देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बाकी फैक्ट्स जो हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में उनको भी देख लेते हैं।
तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गंगा नदी के तंत्र में जो पंच प्रयाग हैं उनके बारे में लिखा हुआ, हम भी हालांकि उस पर मैप पे देख भी आए हैं। विष्णु प्रयाग अलकनंदा धौलीगंगा के मिलने से बनता, नंद प्रयाग अलकनंदा में नंदाकिनी से, कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडार से, रुद्र प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी से, रुद्र देव प्रयाग अलकनंदा भागीरथी से। बाकी आप मैप में भी यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लगा दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे यमुनोत्री से यमुना जाती है, फिर गंगोत्री से भागीरथी आती है, ठीक है, और केदारनाथ से मंदाकिनी आती है। ये आपकी अलकनंदा नदी है, ठीक है। तो एक आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है और केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे है, ठीक है। धौलीगंगा मिलेगी जब अलकनंदा से तो ये बन जाएगा विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी नदी मिलेगी तो बन जाएगा नंद प्रयाग, और पिंडार नदी मिलेगी तो कर्ण प्रयाग, और जब मंदाकिनी मिलेगी तो बनेगा आपका रुद्र प्रयाग, क्योंकि मंदाकिनी केदारनाथ भगवान शिव की जगह से आती है तो रुद्र प्रयाग हो जाती है, और फिर जब भागीरथी और अलकनंदा मिलेगी तो बनेगा देव प्रयाग। तो ये हमारे पंच प्रयाग हो गए हैं, ठीक है। अन्य नदियों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, गंगा नदी तंत्र, ठीक है। सबसे पहले यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे, बाकी यमुना नदी को हमने मैप पे कंप्लीट देख लिया है अभी, ठीक है। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है, बंदरपूछ श्रेणी, इसको बंदरपूछ श्रेणी कहते हैं, और ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। तो हिमालय की जो बंदरपूछ श्रेणी है वहाँ से निकलती है आपकी यमुना, और हिमनद कौन सा पड़ता है, यमुनोत्री। अब यमुना जो है वो गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी है, आपको याद रखना है। अब यमुना की अगर सहायक नदियों की बात करें तो बाएं तट की नदियों में आती हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। बाएं तट की बात करें तो हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा नदी यमुना की सहायक हैं। अब हम देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी हमने देखा उद्गम स्थल क्या था, जानापाव पहाड़ी, विंध्य श्रेणी। आपको बताना जानापाव श्रेणी पहाड़ी जो है वो किस ऋषि की जन्मस्थली है। ये जो चंबल नदी है खड्डों का निर्माण करती है। आप सब अगर बुंदेलखंड वाले रीजन में गए होंगे तो आपको पता है, या जो भी चंबल वाली आप सब ने कहानियाँ पढ़ी चंबल के डकैत वाली, वो इसीलिए वहाँ पे चंबल के डकैत या डाकू लोग पनप पाए थे, क्योंकि ये चंबल नदी ने वहाँ पे खड्डों का निर्माण कर दिया था, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश के इटावा में जो ये चंबल है ये यमुना से मिलती है, हमने आपको मैप पे भी दिखाया था। नेक्स्ट है गंडक नदी। गंडक जो है पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिलन होता है, और ये हिमालय में, नेपाल हिमालय में इसका उद्गम होता है। फिर घाघरा नदी देखते हैं, इसका उद्गम स्थल मापचा चुंगो हिमनद है, ठीक है, किसका, घाघरा का। इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, तिला, सेती, बेरी और शारदा। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मेनली आपको याद रखना शारदा नदी घाघरा से मिलती है, फिर यमुना में मिलती है जाकर के, ठीक है। बिहार के छपरा में गंगा से इसका संगम होता है, घाघरा नदी का। बीपीएससी वाले याद रखेंगे। बाकी आप लोग अगर इन सब का मतलब ये सब स्लाइड ऐसे ही चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक मैंने दिया है, वहाँ पे मैं ये सब डाल दूंगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक का पठार है, ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। ये जो भी मैंने इसमें लिख रखा है ये सब आपके एग्जाम में स्टेटमेंट रूप में एज इट इज पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। गंगा के दाएं तट की सबसे बड़ी की सहायक नदी आपको याद रखना, सबसे बड़ी नहीं, वो तो गंगा यमुना है। पटना के पश्चिम में आरा में गंगा से मिलन होता है, ठीक है। फिर है महानंदा नदी, ये इसका उद्गम स्थल दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में ये गंगा से संगम करती है। गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है कौन सी, महानंदी। तो इस प्रकार हमने गंगा की सभी सहायक नदियों को देख लिया, ठीक है। तो चलिए अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करा दूंगा ब्रह्मपुत्र का तंत्र, और उसके बाद हम प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी वगैरह आदि को देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नर्मदा और ब्रह्मपुत्र करा दूंगा, उसके बाद फिर मैं दक्षिण की नदियाँ करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी के वीडियोस भी मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर के जरूर आप देखें। बाकी ये सीरीज़ मेरी ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो सब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या कुछ और चाहते हैं वो भी बताएं। एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैं आपको इस समय आपको यूपीपीसीएससी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज़ करा रहा हूँ, तो वो सब अगर देखना है तो उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर के आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं वहाँ से, ठीक है। और बाकी आपको किसी भी टेस्ट का पीडीएफ चाहिए फ्री में तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, और मुझे कमेंट में आप लोग लिख दें या टेलीग्राम पे भी लिख दें तो मैं वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। टेस्ट वगैरह भी फ्री में आप सबको लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र और नर्मदा नदी तंत्र को। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया, उसका एक वीडियो आ चुका है नदी तंत्र का। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में नर्मदा नदी तंत्र पढ़ाऊँगा, ठीक है। और इसके बाद एक वीडियो और आएगा हमारे नदी तंत्र का, जिसके तहत हम दक्षिण भारत की समस्त नदियों को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें मैं आपको जो भी नदी पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित सभी नदियाँ, उसकी सहायक नदियाँ, उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो, और उनको मैं मैप पे भी प्रॉपर दिखाते हुए मैप और डायग्राम चल रहा हूँ, ठीक है। और जब ये हमारा कंप्लीट नदी तंत्र कवर हो जाएगा, तीनों वीडियोस आ जाएंगे, उसके बाद आपके यूपीपीसीएस आयोग द्वारा किसी भी एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी नदी तंत्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं एक सेपरेट लेक्चर में करा दूंगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। तो ब्रह्मपुत्र में सबसे पहले इसका उद्गम स्थल देखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी के अगर हम उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल
चेमायू गडुंग हिमनद से होता है। ये चूँकि चाइनीज़ नाम है, तिब्बती नाम है, ठीक है, क्योंकि तिब्बत में ये सब पड़ता है। कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट, तो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट से ही एक और भारतीय नदी निकलती थी। आप लोग बताइए कौन सी नदी थी, मैं ही बता देता हूँ। वो नदी थी सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी भी कैलाश पर्वत श्रेणी में, ठीक है, गोखरचू झील से वो निकलती थी, लेकिन ये निकलती है चोमांग्यू डुंग हिमनद से निकलती है। अफवाह क्षेत्र इसका क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का भारत के अंदर अफवाह क्षेत्र क्या है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है और असम में। यानी कि भारत के सिर्फ 2 राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और उसके बाद वो असम में जाती है और असम से डायरेक्ट वो बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है, ये आप लोग मुझे बताएं, ठीक है, और कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस लेक्चर लिया है उसमें मैंने ये सब बताया है कि वहाँ पे कौन सी मेघना, पद्मा और ब्रह्मपुत्र किस नाम से आती है। खैर मैं ही बता देता हूँ, ब्रह्मपुत्र जो है वो जमुना के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश के अंदर। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि असम का जो क्षेत्रफल है, असम के जस्ट नीचे मेघालय पड़ता है और उसके नीचे पड़ता है आपका बांग्लादेश। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मेघालय में नहीं जाती है, वो सिर्फ अरुणाचल और असम में रहती है। अब हम इसकी सहायक नदियों से देखेंगे। सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपके जो सवाल बनते हैं वो सहायक नदियों से बनते हैं। वो भी इसमें आपको ये भी याद रखना है कि बाएं तट की सहायक नदी और दाएं तट की सहायक नदी, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर इसके बाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो दिबांग, जिसको कि सिकांग कहते हैं, लोहित, बूढ़ी दिबांग और धनसिरी। तो इसमें आपको ऐसे याद रखना है कि दिबांग पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद लोहित और बूढ़ी दिबांग। तो ओवरऑल दिबांग और बूढ़ी दिबांग ये दोनों हैं, और दूसरा लोहित और धनसिरी, ये जो हैं वो बाएं तट की सहायक नदियां हैं। बायां तट, दायां तट मैंने आपको पिछले वीडियो बनाया था कि कैसे जाना जाता है। नदी जिस भी तरफ प्रवाहित हो रही होती है उधर की तरफ मुंह करके आप स्वयं खड़े हो जाइए, आप अपने को इमेजिन करिए, और उसके बाद आपका जिधर बायां हाथ पड़ता है उसको मान लीजिए कि बायां तट, और जिधर दायां हाथ पड़ता है उसको मान लीजिए आपका वो है दायां तट, ठीक है। तो ये बाएं तट की नदियां हैं। अब दाएं तट की नदियों की बात करें तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश, ये 4 नदियां ब्रह्मपुत्र के दाएं तट की नदियां हैं। आप बार बार इसको देखेंगे, एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाती हैं, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश, ठीक। अब हम इसके अन्य नाम देखते हैं, किसके, ब्रह्मपुत्र के। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहने लगते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, ठीक है। यही बात हमने ऊपर बताई थी। तो ब्रह्मपुत्र के इतने नाम हैं। आपसे क्वेश्चन अलग एक सेपरेट क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में क्या कहते हैं, असम में क्या कहते हैं, तिब्बत में और बांग्लादेश में, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है, ठीक है। पद्मा मतलब गंगा से मिलती है। गंगा जब बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है तो पद्मा बन जाती है, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं और मेघना के रूप में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसको बार बार रिवाइज करें। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा मैप दिखाता हूँ। ये चेमायुंग हिमनद है, ग्लेशियर जिसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी निकलती है क्या, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये चूँकि ये तिब्बत वाला एरिया है तो यहाँ पे इसको कहते हैं सांगपो नदी। ये ऐसे ऐसे आती है इस दिशा में, और यहाँ पे ये तिब्बत से होते हुए नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वहाँ से ये प्रवेश करती है आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये ऐसे जा कर के निकलती है। ये हो गई आपकी इसका प्रवाह क्षेत्र। अब हम देखते हैं मैप पे इसकी नदियाँ। हमने आपको बताया था दिहांग नदी, ठीक है, दिहांग नदी। तो ये दिहांग नदी हो गई, लोहित हो गई। लोहित नदी के ऊपर ही भूपेन हजारिका पुल बना हुआ है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा पुल अब हो गया है। इससे पहले महात्मा गांधी सेतु था पटना वाला, तो भूपेन हजारिका पुल लंबाई में भारत का सबसे बड़ा पुल है। और ये किस नदी पे बना हुआ है, भूपेन हजारिका पुल, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक। फिर बोगीबील ब्रिज भी इसी पर बना हुआ है। बोगीबील ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पे। ये डिब्रूगढ़ से डेमाजी को जोड़ता है, ये आपको याद रखना। फिर बूढ़ी दिबांग यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे माजुली द्वीप पड़ता है, ठीक है। और ये नदी द्वीप है और ये पड़ता है आपके असम में। तो ये जितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप लोग याद रखेंगे। माजुली द्वीप विश्व का एकमात्र नदी द्वीप है, ये आपको याद रखना। और ये अरुणाचल में नहीं बल्कि ये असम में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी ये तो हो गई बाएं तट की नदियाँ। अब इसकी दाएं तट की नदियों की अगर बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं मानस, संकोश, सुबनसिरी, ये सब इसकी दाएं तट की नदियाँ। फिर बांग्लादेश में ये आ जाती है और बांग्लादेश में इसमें गंगा मिलती तो ये बन जाती मेघना, और मेघना के रूप में ये बंगाल में गिर जाती। तो ये इसका मैपिंग हो गई, ठीक है।
आप देख सकते हैं। मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन ये सब दी कि बोगीबील ब्रिज, भूपेन हजारिका, ये सब वाली इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हम चलिए देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीप आप समझते हैं क्या होता है। ये वाला जो आप मैप पे देखिएगा, मैप पे जो दक्षिण भारत का एरिया है और कुछ कुछ आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिण तक का जितना भी एरिया पड़ता है, लगभग मध्य प्रदेश का भी निचला दक्षिणी एरिया, वो सब प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, ठीक है। वो प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहलाता है, ये बेसिक ज्योग्राफी है, आप सबको पता भी होगी, मैं बता देता हूँ। प्रायद्वीप वो क्षेत्र होता है जो दो तरफ, मतलब तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है और एक तरफ से स्थल से जुड़ा होता है। तो भारत का जो ये वाला एरिया है, ये इधर से तो उत्तर से स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर तीन तरफ से, इधर से और इधर से, ये समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम देखेंगे और इस वीडियो में मैं आपको इसमें नर्मदा नदी कंप्लीट कराऊंगा। तो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट ऐसे ही, ठीक है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ जो हैं वो गिरती हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में नर्मदा गिरती, ताप्ती गिरती और माही नदी गिरती है, ठीक है। अब निर्माण क्या है, जो भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। डेल्टा आप सबको पता क्या होता है, जहाँ पे नदियाँ आती हैं खूब बड़ा प्रवाह क्षेत्र लेकर के, अपने साथ गाद मिट्टी वगैरह लेकर के आती हैं और समुद्र के किनारे खूब सारा उसका जमाव करती हैं, तो वो डेल्टा कहलाता है। और वहीं पे मैंग्रोव वगैरह भी डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी अरब सागर में नदियाँ गिरती है डेल्टा बनाती हैं, और जो एस्चुरी होती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं वो ज्वारनदमुख, या इंग्लिश में उसको एस्चुरी कहते हैं, वो उसका निर्माण करती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी या ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। चूँकि ये पतले संकीर्ण मार्ग में आती हैं नदियाँ, ये दो पर्वतों के बीच की घाटियों में बहती हैं, तो ये छोटा सा एस्चुरी बना करके डायरेक्ट जाके उसमें मिल जाती हैं, ठीक है। और ये मैप हुआ, आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ देख सकते हैं। इसमें आप अगर थोड़ा सा क्रम याद रखें कि उत्तर से दक्षिण कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है। ये सारी वो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इनका आप सिर्फ क्रम याद रखेंगे। कौन सा क्रम याद रखेंगे कि कौन सी उत्तर से दक्षिण तक। तो सबसे पहले महानदी आती है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वैगई। ये इतनी नदियाँ, एक तो ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और दूसरी इनका क्रम आप उत्तर से दक्षिण याद रखें, क्योंकि अब जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होता है, आपके आरओ का एग्ज़ाम, उसमें क्रम और क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ये इनका क्रम है। अगर अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करें तो इसमें लूनी नदी सबसे पहले आती है। ये ऐसी नदी है जो राजस्थान में बहती है और कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त होती है, ठीक है। लूनी के बाद आती है साबरमती, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती, फिर मांडवी, फिर जुआरी, फिर सरावती, भरतपुजा, पेरियार, पुंबा। हालांकि आपको इन नदियों के बारे में अगर ये पता होगा कि ये किस राज्य में बहती हैं तो आप इसका क्रम निकाल लेंगे, लेकिन इनको क्रम आप ऐसे ही याद रखें। इसका स्क्रीनशॉट पूरे का ले लें ताकि ये मैप पे देखेंगे तो जल्दी याद रहेंगी। एक बात इन्फॉर्मेशन और लिखी हुई है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई का क्रम क्या है, यानी कि सबसे लंबी नदियाँ कौन है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बन जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो है गोदावरी। दूसरे नंबर पे आती है कृष्णा, तीसरे पे नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। आपको एटलीस्ट टॉप 3 नदियाँ याद रखनी है प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदियाँ। तो सबसे पहले गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर नर्मदा। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं और दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप लोग भी मेहनत किया करिए। तो चलिए मिलते हैं, अभी मैं आपको अब कराऊंगा नर्मदा नदी तंत्र को। तो मैं आपको अब कराऊंगा नर्मदा नदी तंत्र को। नर्मदा नदी के बारे में बात करें तो हमने अभी देखा था कि अरब सागर में बहने वाली ये नदी है। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई वो देखते हैं। इसका उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक के पठार से होता है। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। यानी नर्मदा के एक तरफ विंध्याचल है, विंध्य पर्वत है, और एक तरफ सतपुड़ा की श्रेणी है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे बनता है, वो बनेगा नर्मदा नदी पे, और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में पड़ता है। पश्चिम की ओर बहती है नदी है, अरब सागर में गिरती, हमने देखा ऊपर। ज्वारनदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, लेकिन अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, 1312 किलोमीटर है।
क्योंकि गोदावरी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट अब हम इसको थोड़ा मैप पे देखेंगे। तापी नदी जो कि ये भी अरब सागर में गिरती है और ये नर्मदा के साथ ही प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में मुल्ताई से होता है, ठीक है। बैतूल ज़िले में मुल्ताई से होता है, ये है आपकी तापी नदी। अभी मैं आपको नर्मदा नदी को भी मैप पे दिखाऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मैंने उसको मैप पे क्यों नहीं दिखाया। ये छोटी छोटी नदियाँ बाकी जो हैं नर्मदा के साथ वाली, उनको मैं देख करा देता हूँ। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। नर्मदा की कितनी थी, रिकॉल करिए आप लोग तुरंत, 1312 किलोमीटर, ठीक है। पश्चिम की ओर ये भी बहती है, अरब सागर में यह भी गिरती है, ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है। इसका अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ के आपके मुल्ताई से ये निकलती है और ये ऐसे जाते हुए जाती है, ठीक है। तो ये हमारी तापी नदी तंत्र हो गई। और अब हम नर्मदा नदी को आपको मैप पे दिखाते हैं। तो दोस्तों मैप पे आप देख पा रहे हैं, मैप पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो है नर्मदा नदी का मैप। इसको आप मैप पे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, नर्मदा कुंड है अमरकंटक में, अमरकंटक कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, और ये ऐसे जाती है, ठीक है। मैंने आपको एक और जलप्रपात बताया था कि दुग्धधारा जलप्रपात जो है वो जबलपुर के पास, सॉरी दुग्धधारा नहीं, धुआंधार जलप्रपात जो है वो जबलपुर के पास यहाँ पे नर्मदा नदी में पड़ता है। लेकिन उससे पहले जहाँ से ये निकलती है, कहाँ से, अमरकंटक से, वहीं पे कपिल धारा जलप्रपात पड़ता है। तो नर्मदा नदी पे दो जलप्रपात हैं, ये आपको याद रखना है, एक कपिल धारा और धुआंधार। धुआंधार तो सारे लोग याद रखते हैं, लेकिन कपिल धारा ज़्यादा लोग नहीं याद रखते हैं। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई जो है वो 1077 किलोमीटर है। फिर आगे गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे 74 किलोमीटर, और फिर गुजरात में ये 161 किलोमीटर तक जाती है और टोटल 1312 किलोमीटर तक बहती है, ठीक है। फिर ये यहाँ से होते हुए मांडले ज़िले में आती है और मांडला ज़िले में नर्मदा नदी पे जो है वो बरगी बांध पड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बांधों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि मैं आपको इंपॉर्टेंट सीरीज करा रहा हूँ, उसमें मैं आपको एक वीडियो में कंप्लीट भारत के सभी बांधों को कराऊंगा, तो बाकी जो नदियों पे पढ़ रहे हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन लेते चलिए। बरगी बांध जो है वो नर्मदा नदी पे पड़ता है, ठीक है। सेर नदी ये इसकी सहायक नदी है, शक्कर नदी इसकी सहायक नदी है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सेर एवं शक्कर नदी की किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो वो नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा की सहायक नदियों में जहाँ पे धुआंधार जलप्रपात मिलता है वहीं पे मैग्नीशियम एवं बेसाल्ट के पत्थर मिलते हैं। वर्ना नदी जो है वो भी इसकी सहायक नदी है। दूधी नदी, तवा नदी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। वरना, दूधी, तवा, शक्कर, सेर। अब यहाँ पे खांडवा जिला आता है, मतलब आपको जिले विले नहीं याद रखने हैं, ठीक है। आपको थोड़ा बांध वगैरह याद रखने हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, और क्लियर करने पे क्या दिखाना है, इंद्र सागर बांध जो है वो नर्मदा नदी पे है। ओमकारेश्वर डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बार बार बनता है। ओमकारेश्वर डैम कहाँ पे है, नर्मदा नदी में, ठीक है। और इंद्र सागर बांध ये भी नर्मदा नदी पे। कोलार नदी भी इसकी सहायक नदी है, हिरन नदी भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है सरदार सरोवर बांध। इसी सरदार सरोवर बांध के नीचे सरदार पटेल की प्रतिमा लगी हुई है, ठीक है। कहाँ पे, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पे, और ऐसे करते हुए खंबात की खाड़ी गुजरात से होते हुए अरब सागर में प्रवाह कर जाती। तो ये रहा नर्मदा नदी का मैप, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसमें हमने ब्रह्मपुत्र और नर्मदा नदी तंत्र को देखा। अगले जो हमारा वीडियो आएगा 10-12 मिनट का वीडियो होगा, उसमें मैं कंप्लीट आपको दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की नदियाँ मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद के वीडियो में हम दक्षिण नदी तंत्र और नदियों से रिलेटेड जितने भी आपके यूपीपीसीएस आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबके पीवाईक्यूज को मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। वो चाहे आपके आरओ का एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, 1990 से लेकर के अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए मैं कंप्लीट आपको कराऊंगा, ठीक है। और या यूपीपीसीएस जे वगैरह यूपी के जो भी एग्जाम होते हैं उन सब के पीवाईक्यूज करा दूंगा। तो ऐसे ही इस सीरीज़ को आप लोग फॉलो करते रहिए। इससे पहले वाले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे उसमें मैंने आपको कंप्लीट भारत की जनजातियाँ पढ़ा दी हैं, भारत विश्व के सभी ज्वालामुखियों को पढ़ा दिया है। वो सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देखें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग यूपीपीसीएस सीसैट में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड स्किल की कंप्लीट पीवाईक्यू और उसको थ्योरी वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो उसको मैंने कंप्लीट 2012 से लेकर के 2023 तक के पेपर कर रखे हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के जरूर चेकआउट करें। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र को। इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको कराया है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र,
सिंधु नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और नर्मदा नदी तंत्र। नर्मदा के साथ तापी और जितनी भी इन सब की सहायक नदियाँ हो सकती हैं उन सबको कंप्लीट कराया विद डायग्राम विद मैपिंग। आपने अगर वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के उनको ज़रूर देखें। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र को। ये मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, आपको बताया था थोड़ा सा कि कौन सी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, महानदी है और ताप्ती है। और आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वहाँ पर नर्मदा हो जाती है। बाकी ये इनका क्रम मैप पर आप लोग याद रखेंगे, मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बार बार ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं। एक तो याद रखेंगे कि ये सारी जो इधर की नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इधर वाली नदियां जो हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। और इसके बाद इनका आपको उत्तर से दक्षिण क्रम जरूर याद रखना है, ठीक है। कि सबसे पहले महानदी आएगी, स्वर्ण रेखा उससे भी ऊपर है, स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। और अगर इधर की बात करें तो इसमें लूनी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपुजा, पेरियार और पुम्बा नदी, ठीक है। ये आपको इनका क्रम ज़रूर याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं हम नदियों को। तो इसमें सबसे पहले हम आपको कराएंगे गोदावरी नदी तंत्र को, ठीक है। अब अगर गोदावरी नदी तंत्र की बात करें तो गोदावरी नदी आपको पता है इसको क्या कहा जाता है, इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है। इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा नहीं कहते हैं, ये आपको याद रखना। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं, लेकिन दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं, यही बात इसमें लिखा हुआ है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। इसका उद्गम स्थल पूछ लिया जाता है, आप याद रखेंगे त्र्यंबकेश्वर, ये नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी पड़ती है, वहाँ से इसका निकट मतलब उद्गम स्थल है ये। और ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। अब बाएं तट की और दाएं तट की नदियाँ कई बार क्वेश्चन बनती हैं, तो पेनगंगा और वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी और इंद्रावती, ये इसकी बाएं तट की नदियाँ हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे इन नदियों को, ठीक है। ओवरऑल इन सभी की सहायक नदियाँ याद रखनी, लेकिन बाएं और दाएं तट के हिसाब से याद रखना है, ठीक है। पेनगंगा और वेनगंगा आप याद रखेंगे, वर्धा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती। दाएं तट की नदियों की बात करें तो इसमें प्रवरा, मुला, पेड्डवागु और मन्नेर। यहाँ पे पेड्डवागु याद रखेंगे क्योंकि आप कृष्णा, कावेरी वगैरह से कंफ्यूज हो सकते हैं। पेड्डवागु गोदावरी की ही सहायक नदी है, प्रवरा इसकी है, मुला है और मनेर है। सदस्य प्रपात की रचना करती है, ये जो गोदावरी है ये सदृश्य प्रपात की रचना करती है, ठीक है। अब इसको हम मैप पे थोड़ा सा देख लेते हैं। मैप पे अगर इसको हम देखें तो ये गोदावरी नदी तंत्र है आपका, ठीक है। मंजरा नदी इधर से आके इसमें मिलती है। बाकी आप देख सकते हैं पेनगंगा, वेनगंगा और वेनगंगा। वेनगंगा में वर्धा और पेनगंगा आकर के मिलती हैं और उसके बाद ही वेनगंगा इसमें मिलती है और इधर से आकर के इंद्रावती भी इसमें मिलती है। तो ये इसका नदी तंत्र है। और ये चूँकि आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा मोटे फॉर्म में दिखाई गई, इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र यानी इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए दक्षिण की गंगा कही जाती है और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ये गोदावरी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है, यहीं से आपके एग्जाम में सवाल बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम कृष्णा नदी को। अब कृष्णा नदी की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। अभी हमने क्या देखा, गोदावरी की लंबाई कितनी थी, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो यानी कि ज़्यादा छोटी नहीं है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन, कृष्णा नदी। अब इसके अगर हम उद्गम स्थल की बात करें तो कृष्णा नदी जो है वो पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर है। जैसे हमने गोदावरी को देखा था वो नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर से निकलती थी, तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है और ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। इसकी भी दाएं तट और बाएं तट की नदियाँ पूछी जाती हैं। तो दाएं तट की नदियाँ इसकी हैं कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। तो कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा ये कृष्णा की सहायक नदी हैं। इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे आपको पता है विजयनगर साम्राज्य बना था, ठीक है। मतलब तुंगभद्रा का दो आप था, उसी के चक्कर में वहाँ पे युद्ध हुआ था तालीकोटा का, ठीक है। बाएं तट की नदियों की बात करें तो इसमें भीमा, मूशी और मुनेरू, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसकी सहायक नदियाँ दिखी, कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी हैं, लेकिन उससे पहले हमने क्या देखा था, वेनगंगा और पेनगंगा, वो दोनों गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये कृष्णा नदी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम यहाँ पे देखेंगे महानदी को। महानदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम स्थल सिहावा पहाड़ी से है और ये कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से महानदी का उद्गम स्थल होता है। इसका अपवाह क्षेत्र दो राज्यों में है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। महानदी जो है
वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। दाएं तट की नदियों की बात करें तो जोंक, ओंग और तेल ये इसकी सहायक नदी हैं। बाएं तट की बात करें तो शिवनाथ, हसदेव और मंद और ईत ये इसकी बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। तो जो महानदी है उसकी सहायक नदी आप याद रखेंगे जोंक, ओंग, तेल। ये दो दो अक्षर वाले नाम है, जोंक, ओंग, तेल। ठीक है, जोंक का तेल ऐसे आप याद रखेंगे, और ओंग, फिर शिवनाथ, हसदेव, मंद और ईत ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये महानदी को आप मैप पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आते हुए ये आपकी गिरती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट देखते हैं कावेरी नदी को। कावेरी नदी में जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपके बनते हैं कहाँ से, इसकी बाएं तट और दाएं तट की नदियों के बारे में। तो मैं आपको जो नदियाँ करा रहा हूँ क्रम से करा रहा हूँ, सबसे बड़ी से लेकर के सबसे छोटी नदियाँ तक प्रायद्वीपीय भारत की। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। तो जो कावेरी नदी है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक से निकलती, जिले वगैरह आपको नहीं याद रखना। ठीक है, अब ये जो है जल शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। क्वेश्चन सिर्फ आपसे इतना बनेगा कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है, तो वो है कावेरी नदी पे। राज्य कौन सा है, कर्नाटक। आप वह क्षेत्र की बात करें तो कावेरी नदी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में प्रवाहित होती है। 4 राज्यों में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। पुडुचेरी यहाँ पे आपको याद रखना है क्योंकि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तो जनरली हम सबको पता ही होता है। अब इसकी हम सहायक नदियों को देखते हैं। बाएं तट की सहायक नदी हेमवती, सिम्पा और अर्कावती। तो वती वती वाला आप याद रखेंगे, हेमवती, अर्कावती। ठीक, और यहाँ पे एक और नदी है दाएं तट में, अमरावती। फिर काबिनी, भवानी और सिम्पा। तो वती वती वाली 3 नदी हो गई, हेमवती, अर्कावती और अमरावती। ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और बाकी काबिनी, भवानी और सिम्पा ये भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। बाकी मैप पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ से आपकी निकलती है कावेरी नदी। ठीक है, ब्रह्मगिरी की ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ से ये उद्गम स्थल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट नदी तंत्र हो गया। आज हमने सारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ देख ली। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा नदी तंत्र से रिलेटेड, वो वीडियो सिर्फ आपके PYQs पर रिलेटेड रहेगा। आपके यूपी PCS आयोग द्वारा जितने भी क्वेश्चन एग्जाम कराए जाते हैं, चाहे वो PCSJ का हो, PCS का हो, RORO का हो, उसके अतिरिक्त जो भी आयोग एग्ज़ाम कराता है, उसमें जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं और उसमें जो भी नदी तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, वो चाहे उत्तर की नदी तंत्र हो या दक्षिण भारत की नदी तंत्र हो, उनसे संबंधित सारे PYQs हम एक वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो मिलते हैं आप डायरेक्ट कल उसी एक वीडियो में। ठीक है, और आपने अगर इससे पहले वाले नदी तंत्र के 2 वीडियो नहीं देखे, छोटे छोटे वीडियो हैं 10-15 मिनट के, उनको देखें, कंप्लीट नदी तंत्र देखें, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में ड्रेनेज सिस्टम या नदी तंत्र जो है, सारी नदियां चाहे वो उत्तर भारत की हो, दक्षिण भारत की हो, उन नदियों से संबंधित आपके यूपी PCS आयोग के द्वारा किसी भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन कंप्लीट आज हम PYQs को करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इससे पहले के 3 वीडियोज़ में हमने आपको कराया है भारत की सभी नदियों का कंप्लीट तंत्र, उनसे संबंधित उनकी सहायक नदियाँ, उन सभी को हमने देख लिया है। ठीक है, तो चूंकि मुझे PYQs भी कराने हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कराने हैं, तो उसी के क्रम में नेक्स्ट वीडियो हमने सोचा पूरा के पूरा PYQ वाला ही बना लिया जाए। तो चलिए देखते हैं इनको। सबसे पहले सिंधु नदी से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, उनको देखते हैं। इसमें यूपी PCS RORO या जितने भी लोक सेवा आयोग कोई एग्ज़ाम कराता है उन सभी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सिंधु से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, गंगा की निम्नलिखित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तरमुखी है। ठीक है, तो गंगा में इसमें पहले गंगा वाला क्वेश्चन दे दिया, खैर कोई बात नहीं। गंगा नदी पढ़ना तो हमें है ही है, गंगा वगैरह। ठीक है, तो इसमें जो सोन नदी है इसका मार्ग उत्तरमुखी। अब कैसे है, जैसे मान लीजिए ये गंगा आपकी प्रवाहित होती है। ठीक है, ये आपकी गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। अब उत्तरमुखी का मतलब वो नदी जो उत्तर की तरफ आती है, तो यानी कि सोन नदी इधर से आके उत्तर की तरफ आती है और गंगा में मिलती है। इसके अलावा घाघरा भी इधर से आती है, गंडक भी इधर से आती है और रामगंगा भी इधर से ही आती है, ये आपको याद रखना है। तो ये सारी नदियाँ बाकी 3 जो हैं वो दक्षिणमुखी हैं और सोन उत्तरमुखी है। ठीक है, सोन नदी जो है वो बिहार राज्य के सोनपुर में गंगा से मिलती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये निकलती कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट देखेंगे सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश श्रृंखला है, आपको पता है कैलाश मान सरोवर जो श्रेणी है उसमें जो बोखरचू हिमनद है वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। इसकी व्याख्या हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो व्याख्या दी हुई है,
क्योंकि आप पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको तो कंप्लीट नदी तंत्र कराया है, उसमें सारी इसकी जो भी जितनी भी नदियां हैं, सहायक नदियां, सबकी कंप्लीट व्याख्या देखिए। तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें, उनके बाद ये PYQs वाला वीडियो अटैम्प्ट करें, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपने जो पढ़ा आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको आंसर क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि व्याख्या तो मैंने आपको डिटेल में कराई हुई है। फिर है, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसमें सतलज का उद्गम भारत नहीं, क्योंकि ये ट्रांसपार तिब्बत से रिलीज़ होती है, आपको पता होगा। ठीक है, बाकी इसकी व्याख्या वगैरह हमने आपको कंप्लीट कराई हुई है। फिर है, निम्नलिखित नदियों, अगर आपने वो वीडियो ना देखे हो तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर के देख लें। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किनके मध्य बिष्ट दोआब बनता है? तो बिष्ट जो है वो ब्यास और सतलज के मध्य बनता है। ठीक है, ये आपके 5 दोआब लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जो भी ज़रूरी होता है। तो बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज के बीच है, बारी व्यास और रावी के बीच है, रचना रावी और चिनाब के बीच है, चाज चिनाब और झेलम के बीच है, सिंध सागर झेलम और सिंधु के बीच में। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है? तो वो नहीं मिलती है झेलम नदी। ठीक है, क्योंकि झेलम नदी जो है वो उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। झेलम का पुराना नाम वितस्ता है। यह पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित बेरीनाग शेषनाग झरने से निकलकर भारत पाक सीमा के लगभग समानांतर बहती हुई पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब से मिलती है, यानी कि पाकिस्तान में मिलती है चिनाब से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहती है? तो वो बहती है आपकी सिंधु नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु पॉइंट ऑफ ओरिजिन लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये दोनों ही कैलाश श्रेणी से निकलती हैं। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों को कंप्लीट मैंने कराया है, तो इसलिए इसकी व्याख्या नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। इससे पहले जो नदी तंत्र वाले मैंने कराए हैं, बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, 10-12 मिनट के, उसमें कंप्लीट आपकी नदी तंत्र हो गया है, एक भी पॉइंट छूटा हुआ नहीं जो जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने। ठीक है, फिर है, लेह अवस्थित है कहाँ पे? लेह जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पे। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग इसको मतलब सीरियसली पढ़िएगा। कौन सा शहर, अब ये नहीं पूछा जाता है आपसे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे, बल्कि उसका तट पूछ लिया जाता है, किस तट पे है। तो लेह जो है वो सिंधु के दाएं तट पे है। ठीक है, तो हमारे सिंधु से संबंधित क्वेश्चन हो गए। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र से संबंधित क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से कौन लगभग एक ही बिंदु से उत्सर्जित होती हैं? वही वाला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र और इंडस, यानी कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र एक ही जगह से निकलती हैं, बार बार पूछा जा रहा है। निम्नलिखित नदी द्वीप में से माजुली नदी द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र में स्थित है, आसाम में, आप सबको पता होगा, मैंने आपको कराया भी है ये सब चीज़ें। कथन कारण वाले क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। जी हाँ, ये सही है, और ये इसकी व्याख्या भी सही तरीके से कर रही है, क्योंकि नदी अपहरण के वजह से ही ये नदी जो है गंगा से हट करके अब ब्रह्मपुत्र की सहायक बन गई है। तो ये वाला सही हो जाएगा कि दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, फिर है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी किसका उदाहरण है? तो वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? संकोश नदी जो है वो असम और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा बनाती है। असम और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा कौन बनाती है? संकोश नदी। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, अब हम गंगा नदी देखते हैं। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी ही जानी जाती है। ठीक है, और जब गंगा नदी जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो मेघना के नाम से जानी जाती है। ये सब आप लोग याद रखेंगे, कैसे गंगा जो है वो फरक्का से हुगली और पद्मा के नाम से अलग अलग भागों में बढ़ती है। ये सब मैंने आपको नदी तंत्र वाले वीडियोस में सब करा रखा है। पूरी डिटेल समझाई है कि कितनी लंबी है, कहाँ पे जाती है, कहाँ से निकलती, पूरा सब देख रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ PYQ कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी, एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसमें जो आपकी जोंक नदी है, ठीक है, ये भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जोंक नदी है वह महानदी की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी नहीं है, आप याद रखेंगे। फिर है, विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? विष्णुप्रयाग जो है वो धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से बनता है। मैंने जो आपकी गंगा वाली वीडियोस कराई है उसमें मैंने पंचप्रयाग भी आपको कराए हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पे आप जाएंगे शॉर्ट्स वाले, मैंने कम शॉर्ट्स डाल रखे हैं, उसमें मैंने आपको एक कंप्लीट शॉर्ट्स कराया है सिर्फ पंचप्रयाग का, वो देख लें तो उसमें पूरा प्रॉपर पिक्चर वगैरह दी हुई है, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से मैंने शॉर्ट में समझाया 1 मिनट के अंदर। यहाँ पे कुछ प्रयाग दिए हुए हैं और नदियों का संगम वही आपको बताना है। तो रुद्रप्रयाग किससे मिलता है? रुद्रप्रयाग जो है भागीरथी से नहीं, रुद्रप्रयाग आपका अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से बनता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से बनता है। नंदप्रयाग जो है वो अलकनंदा और पिंडार के मिलने से बनता है। कर्णप्रयाग जो है वो विष्णु गंगा और मंदाकिनी के मिलने से बनता है।
एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलने से बनेगा। नंदप्रयाग जो है आपका वो अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से नंदप्रयाग नहीं, वो जो है नंदप्रयाग जो है इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। वही मैं कहूँ कि इसमें मिल क्यों नहीं रहे आंसर, इसमें आंसर गलत दिए हुए हैं। मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। इसमें जो आपका रुद्रप्रयाग है वो मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से बनेगा। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से बनेगा। नंदप्रयाग जो है वो नंदाकिनी नदी और अलकनंदा के मिलने से बनता है, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, नंदाकिनी और अलकनंदा याद रखेंगे। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार के मिलने से बनेगा। देवप्रयाग जो है वो आपके बनता है भागीरथी और अलकनंदा से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, बाकी आप देख सकते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कूट में सही चुनना है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, ये बात ऑप्शन में लिखी हुई है। फिर है रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर, ये भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है, ये गलत है। बाकी ऊपर के तीनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकराचार्य ने ये 4 मठ स्थापित किए थे। ठीक है, और केदारनाथ जो पीठ है इसको शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में शामिल ही नहीं किया जाता, क्योंकि बद्रीनाथ उसमें शामिल होता है। ठीक है, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी, ये आप याद रखेंगे। भारत के चारों दिशाओं में शंकराचार्य ने ये तीर्थ स्थापित किए थे। फिर है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है, तो अलकनंदा के तट पर स्थित है। अगला है इनमें से कौन नदी गंगा की सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी सोन नदी, बाकी केन, बेतवा और चंबल यमुना की सहायक नदी है। फिर है कोसी नदी का स्रोत कौन सा है, कोसी नदी का स्रोत माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। ठीक है, ये बिहार का शोक इसको कहते हैं, ये सब आप लोग याद रखेंगे। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम क्या हो जाता, तो वो पद्मा हो जाता, हमने आपको बताया था। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी के पास उत्तरी धारा है, तो सोन नदी के पास उत्तरी धारा, ये आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो वो सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र संबंधित है। जो नदियाँ दी हैं महानंदा, रामगंगा, सोन और गंडक, इसमें सोन का जल क्षेत्र शब्द के। ठीक है, गंगा नदी किसका उदाहरण है, तो पूर्ववर्ती अपोहा का उदाहरण है, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर है निम्न नदियों में से कौन से अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, तो वो कोसी नदी है। मार्ग परिवर्तन के कारण बिहार में बाढ़ आती है और इसको मतलब बिहार का शोक कहते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं पा रहा होगा सही से। गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के तट पर स्थित है, आप लोग याद रखेंगे। गोरखपुर किस नदी के तट पर है, राप्ती नदी के तट पर। ठीक है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है उसको चिन्हित करिए, तो गोमती नदी है और ये पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है और इसके किनारे लखनऊ शहर बसा है। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है, तो ज्वार बनाती है आपकी हुगली नदी। ठीक है, तो ये हमने गंगा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो देखा। अब हम यमुना से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व क्रम आपको लगाना है। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत पूछ जाने लगे। तो पश्चिम के पूर्व अगर क्रम की हम बात करें तो सबसे पहले आपकी आती है चंबल नदी, उसके बाद सिंध आती है, फिर आती है आपकी बेतवा और लास्ट में इधर केन आती। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये वाला आपका आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है और यमुना असतत वाहिनी नदी है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो है इसमें जो है आपका ये वाला गलत है, कारण इसका क्यों, क्योंकि यमुना असतत वाहिनी नहीं, यमुना सतत वाहिनी है। ठीक है, तो ये मृत नहीं होती बल्कि हमेशा रहती थी। ठीक है, मृत हो जाती लेकिन असतत वाहिनी नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यमुना के बारे में लिखा है, हालांकि हमने यमुना करते समय सब देखा था। निम्नलिखित में से कौन सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करता है, सरिता समूह मतलब नदी का समूह मालवा के पठार को काटते हुए आता है, तो आता है चंबल, बेतवा, बीना और केन नदी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गए। अब हम नर्मदा नदी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियां निम्न में से एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती, तो वो है नर्मदा नदी, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी नहीं अरब सागर में जाती है। ठीक है, अगला है कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो वो है आपकी महानदी। ठीक है, महानदी नर्मदा से भी ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर जाता है, तो नर्मदा और तापी जाती हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला है कथन कारण वाला कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, यह एक भ्रंश घाटी से बहती, तो ये गलत है क्योंकि नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी बनाती है और भ्रंश घाटी से बहती, ये सही है। तो आपका डी वाला सही हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। अगला है नर्मदा एवं तापी नदी किन के मध्य स्थित है, तो विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य स्थित है, ये आपको याद रखना।
अच्छा ये बताना, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो वो सतपुड़ा है, ठीक है। मुझे लगा नर्मदा नदी की बात हो रही है। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा के बीच स्थित है। फिर अगला है तापी या ताप्ती नदी के बारे में क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती? तो होती तापी नदी, ठीक है। बाकी नर्मदा होता ऑप्शन में तो वो भी रहती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती? तो वो निकलती है ताप्ती नदी। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो वो नहीं निकलती तापी और ताप्ती या फिर ताप्ती। फिर है प्रायद्वीपीय भारत की केवल 2 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा एवं ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियां भ्रंश जनित हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये इसका रीज़न भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो हमने अभी ऊपर देखा तापी या ताप्ती नदी। फिर है निम्न में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं होता है? तो वो नहीं होता तापी नदी का। अब ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट गोदावरी नदी। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो इसमें गोदावरी को पता है आपको, दक्षिण की गंगा कहते हैं और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है आपकी नर्मदा नदी। फिर है जिन राज्यों से होकर गोदावरी बहती है वे राज्य आपको बताना है, ठीक है। तो गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से बहती है, आपको याद रखेंगे, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। हालांकि आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हो गया तो तेलंगाना से भी बहती है, आप याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि 2006 का क्वेश्चन है, उस समय तेलंगाना उसी में था। फिर है नासिक किसके किनारे स्थित है? तो नासिक जो है वो गोदावरी के किनारे स्थित है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब हम कृष्णा नदी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो इसमें जो तेल नदी है वो कृष्णा की सहायक है। इसके अतिरिक्त कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी इसकी सहायक नदी। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? हैदराबाद। तुंगभद्रा एवं भीमा नदियाँ सहायक नदियां हैं किसकी? तो कृष्णा की। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो ये कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, इन सब के बीच है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसमें 2 के ऑप्शन दिए इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगला है ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सही है, ठीक है। तो इसमें है कृष्णा पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, ये गलत है क्योंकि वो गोदावरी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र के हिस्सेदार हैं, ये वाला सही है। फिर है पूर्णा कृष्णा की सहायक नदी, ये भी गलत है क्योंकि ये गोदावरी की है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी सही। तो दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हगरी सहायक नदी किसकी है? तो वो तुंगभद्रा की। हगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है और तुंगभद्रा खुद में जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। अब हम कावेरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको देखते हैं। अमरावती, भवानी, हिमावती और काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो वो सहायक नदियां हैं कावेरी की। हालांकि यहाँ पे आपको पता है मैं कावेरी से रिलेटेड PYQ करा रहा हूँ तो आप लोग आंसर कर ले रहे हैं। जब एग्जाम में आएगा तो ये सब कुछ नहीं लिखा रहेगा, डायरेक्ट ये नदियाँ लिखी होंगी, वहाँ आपको पहचानना होगा। अगला है कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। दामोदर नदी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो वो दामोदर नदी है, ठीक है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। अगला है भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो वो कहते हैं दामोदर नदी को। हाँ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर है दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। फिर इसका एजम्पशन दिया हुआ, दामोदर अपने उत्तरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही हैं, इसी कारण दुख की नदी मानी जाती है। इसका कथन भी सही है और कारण भी सही, इसकी व्याख्या भी सही करता है। अब महानदी देखते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती? तो महानदी बनाती है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो वो महानदी जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। पश्चिमी नदी से निकलने की बात हो रही है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है। तो इसमें जो महानदी जो है इसकी सहायक नदी तेल नदी है, यही वाला सही है। बाकी गोदावरी की भीमा नहीं है, गंगा की बनास नहीं, कृष्णा की इंदावरी नहीं है, इंद्रावती। फिर अन्य नदियाँ जो एक आध क्वेश्चन पूछे गए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो पंचनद में सिंधु सम्मिलित नहीं है। क्यों? क्योंकि पंचनद में सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम को दिया जाता है। सतलुज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम ये पंचनद कही जाती हैं और ये पंचनद सारी नदियाँ करके सिंधु में लास्ट में मिलती हैं, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? कोसी नदी, हमने अभी ऊपर देखा था इसको। निम्न में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसमें जो है सतलज का उद्गम भारत में नहीं है, ठीक है। कहाँ किन नदियों का इसका मतलब उद्गम कहाँ से होता है आप देख सकते हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है,
तो बंगाल की खाड़ी में गिरने की बात करें तो इसमें कृष्णा गिरती है, सुवर्णरेखा गिरती है, महानदी, कावेरी, गोदावरी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसका क्रम अगर देखें, बंगाल की खाड़ी में गिरने का क्रम अगर देखें तो सबसे पहले आएगा ताम्रपर्णी, फिर वैगई, फिर कावेरी, फिर पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, सुवर्णरेखा, ये इसका क्रम है। फिर है निम्न में से कौन सुमेलित तो नहीं है, तो इसमें बी वाला सुमेलित नहीं कि नर्मदा की जो सहायक नदी वो मंड नहीं है, ठीक है। नर्मदा की सहायक नदी तवा है। ये है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, दामोदर नदी क्या पश्चिम की ओर बहती है? नहीं, इसमें मिलान करना है, ठीक है। तो अगर मिलान की बात करें, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ताप्ती है, हिमालय पार नदी सतलज है, वृद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी को, और बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को, ठीक है। फिर निम्न में से कौन सी नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी, तो आपकी सतलज नदी है। निम्न भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती, तो माही नदी। बार बार ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताना है, इसमें बताना है कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट, ठीक है। चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदी, ये सही है। उक्त तीनों नदियाँ चंबल में सबसे बड़ी, चंबल सबसे बड़ी, ये भी सही है। दक्षिण से गंगा नदी में 2 सह नदियाँ टोंस और सोन आकर मिलती, ये भी सही है। इन 2 नदियों में टोंस बड़ी नदी, ये गलत है क्योंकि सोन सबसे बड़ी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे पानी का जल बहता है, तो वो बहता है लूनी नदी में, ठीक है। और लूनी नदी ऐसी नदी है जो कि इसकी समुद्र में नहीं मिलती बल्कि कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है और निकलती है राजस्थान से। अगला है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है, तो बंगाल के डेल्टा का उपविभाग है। यहाँ की नदियाँ दी हुई, उनकी सहायक नदियों से मिलान करना है आपको, ठीक है। तो गंगा की सहायक नदी सोन है, ठीक है। यमुना की सहायक नदी जो है वो केन है, कृष्णा की सहायक नदी आपकी मंदिरा है, और गोदावरी की भीमा है। ये आपको याद रखना, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया, गोदावरी की सहायक नदी मंदिरा है और कृष्णा की भीमा है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत क्या है, तो वो स्रोत जो है वो सतलज नदी है और ब्यास नदी। रावी और चिनाब जो है इंदिरा गांधी नहर का स्रोत नहीं है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती, तो वो गिरती है आपकी वैगई नदी। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? दूध गंगा नदी जो है वो जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्य में भी स्थित है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूध गंगा मतलब 2 नदियाँ हैं, कौन सी पूछी जा रही है पता नहीं, इसलिए ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो वो चंबल नदी जो है वो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कथन करण वाले अगले क्वेश्चन देखते हैं। कथन इधर ही रह गया। भारत की पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। वे छोटे अपवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती, तो ये दोनों सही हैं, इसकी व्याख्या भी सही है, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, तो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र, ठीक है। शहर आपको मिलान करना किस नदी के किनारे हैं, तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, कोटा चंबल नदी के किनारे है, और नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। आपको मिलान करना है। फिर शहर कटक जो है वो महानदी के किनारे है, लुधियाना जो है वो सतलज के किनारे है, नासिक गोदावरी के किनारे, और उज्जैन क्षिप्रा के किनारे है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, ये भी एकदम सही बात है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये प्राप्त करता है उत्तर पूर्व मानसून से। फिर है नदियां और उनकी सहायक नदियां आपको मिलान करना। गंगा की सोन, ठीक है। गोदावरी की आपकी हो जाएगी मंजीरा, गोदावरी की मंजीरा, ये कंफ्यूज हो जाता है। यमुना की केन और कृष्णा की भीमा, कृष्णा की भीमा, गोदावरी की मंजीरा, ठीक है। फिर है प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, गलत है क्योंकि अगला दिया हुआ है, परंतु नर्मदा एवं ताप्ती अरब सागर में गिरती, ये सही है। नर्मदा और तापी नदियां भ्रंशघाती से होकर बहती हैं, ये भी सही है। तो ये दोनों सही हैं, इसकी व्याख्या भी सही है, ठीक है। भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में से किनमें जल का अभाव रहता है, तो जल के अभाव की बात करें तो साबरमती घाट और तापी घाट पर जल का अभाव रहता है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह क्या होता है, तो वो होता है पश्चिम से पूर्व, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर निम्नलिखित नदियों में से कौन सही नहीं है, तिस्ता नदी गंगा की सहायक है, यही सही नहीं क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ठीक है। अगला है, इसमें कुछ बांध दिए हुए हैं और उनका मिलान करना है, तो हम डायरेक्ट ये देख लेते हैं कि सलाल बांध चिनाब पे है, थीन बांध रावी पे है, काकरा पार तापी है, और नागार्जुन सागर कृष्णा पे है। ये बार बार इसके जो व्याख्या दी हुई यहाँ से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। फिर ये जोड़ी दी हुई है, आपको मिलान करना है। कोटा चंबल के किनारे, भुवनेश्वर महानदी के किनारे है,
इसमें गलत बताना तो यही गलत है, ठीक है, क्योंकि जो महानदी के किनारे है वो कटक है, ठीक है। भुवनेश्वर जो है किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये आपको याद रखना। निम्न में से कौन सा एक मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, तो वो गोविंद घाट है। फिर मिलान करना है नगर और शहर, तो श्रीनगर झेलम के किनारे है, ये याद रखना है। जबलपुर नर्मदा के किनारे है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र के किनारे है, और संबलपुर जो है उड़ीसा का शहर, ये महानदी के किनारे है। फिर यहाँ पे घाटी दी हुई है और नदियाँ दी हुई, उनको मिलान करना है आपको। घाटी नगर देहरादून को कहते हैं, संगम नगर टिहरी को कहते हैं, गेट नगर ऋषिकेश को, और कटक नगर मसूरी को कहते हैं, ठीक है। अगला है, ये शहर और नदियाँ दी हुई हैं, तो गोरखपुर राप्ती के किनारे है, फैज़ाबाद सरयू के किनारे, कानपुर गंगा, और आगरा यमुना के किनारे। इजी क्वेश्चन है, ऐसे अब भी मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा हुआ है, तो वो भोपाल नदी तट पर नहीं बसा हुआ, क्योंकि भोपाल झीलों से घिरा हुआ शहर है। इनमें से कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे है, तो वो है अजमेर शहर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अजमेर राजस्थान का जो है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। फिर है अयोध्या किस नदी के तट पर है, तो आप सबको पता है अयोध्या जो है वो घाघरा या फिर सरयू नदी के किनारे, मेनली सरयू कहते हैं पर उसी को घाघरा कहते हैं। तो ये हमने कंप्लीट क्वेश्चन देख लिए, जो भी आपके नदी तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। मैं आपको टॉप इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो टॉपिक्स हैं आपके यूपी पीसीएस में, जहाँ से 90 to 95% क्वेश्चन बनते हैं जिन टॉपिक से, उनको करा रहा हूँ सारे सब्जेक्ट के। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके जरूर देखें। तो अभी उसमें हमारे ज्योग्राफी सीरीज के वीडियो चल रहे हैं, ऐसे करके हम सारे वीडियोज़ लाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पूरा क्विक रिवीजन एक वीडियो में 1 शॉट में एक सब्जेक्ट का करेंगे। इसके अतिरिक्त एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप लोग CSAT की तैयारी करना चाहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मेनली लोगों का रेडी नहीं होता है, अक्सर उसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उसको मैंने कंप्लीट करा रखा PYQ 2012 से 23 तक के। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके उसको ज़रूर देखें। वो सारे वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आप अगर 35 सवाल पूछता है तो 30+ क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, सिर्फ उसको एक वीडियो देखने के बाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।